अगर कोई ये कहे ना कि एंग्जाइटी या घबराहट के उस भयानक तूफान को शांत करने का एक हार्ड रीसेट बटन हमारे ही बाथरूम में मौजूद है और वो बटन है बस चेहरे पर ठंडे पानी का एक जोरदार छपाका मारना। बिल्कुल। तो मतलब शायद एक बार को यकीन करना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी ना पूरी तरह से सिर्फ दिमाग के अंदर चलने वाली कोई रहस्यमयी उलझन है। हाँ, और ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मतलब लोगों को लगता है कि मन की उलझनों का शरीर से कोई सीधा जुड़ाव है ही नहीं। सही बात है, लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वे इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। आज हम जिस सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से आज़ादी के 30 असरदार तरीके, ये लिटरली एक जीवन रक्षक टूलकिट है। एग्जैक्टली। और इस टूलकिट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह नहीं है कि बस सोच बदलो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ, वो बी पॉजिटिव वाला ज्ञान नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल टूलकिट है जिसमें बहुत ही ठोस और तुरंत लागू किए जा सकने वाले तरीके बताए गए हैं। इस टूलकिट को समझने के लिए ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र बनता है। जरा एक ऐसे स्मार्टफोन की कल्पना करें जिसमें एक साथ कोई 50 भारी ऐप्स खुले हुए। हाँ, बैकग्राउंड में चल रहे हैं सब। बिल्कुल। अब फोन का जो प्रोसेसर है वो लगातार 100% क्षमता पर काम कर रहा है, उसकी बैटरी तेजी से गिर रही है और वो इतना गर्म हो गया है कि स्क्रीन ने काम करना ही बंद कर दिया है। सिस्टम पूरी तरह हैंग हो गया। एग्जैक्टली। डिप्रेशन और एंग्जाइटी का दौरा भी कुछ कुछ इसी तरह काम करता है ना। दिमाग के अंदर ओवरथिंकिंग के ढेरों ऐप्स खुले हुए हैं और सिस्टम लिटरली ओवरहीट हो गया है। ये तुलना काफी हद तक सही है, मैं कहूंगी। लेकिन स्मार्टफोन और इंसान के दिमाग में एक बहुत बड़ा फर्क भी है। वो क्या? वो ये कि फोन को तो हम अपनी मर्जी से स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर दिमाग को नहीं। हाँ, काश ऐसा कोई बटन होता। सही कहा। और इसीलिए इस संकलन में जो ढांचा पेश किया गया है ना, वो बहुत ही तार्किक है। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है: शरीर की तुरंत राहत, मानसिक बदलाव और लंबी अवधि की आदतें। मतलब सबसे पहले हार्डवेयर को ठीक करना है। बिल्कुल। जब प्रोसेसर ओवरलोड होता है तो सॉफ्टवेयर को ठीक करने से पहले मशीन का तापमान कम करना होता है। यानी विचारों को सुलझाने से पहले शरीर को शांत करना बहुत जरूरी है। तो इसी हार्डवेयर को शांत करने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले सुबह 15 मिनट की धूप लेने की बात कही गई है। अब मैं समझ सकता हूँ कि धूप से विटामिन डी मिलता है, लेकिन इसका डिप्रेशन या एंग्जाइटी से क्या सीधा लेना देना है? इसका सीधा संबंध हमारे शरीर के रसायनों से है। देखिए, जब सूर्य की प्राकृतिक रोशनी हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है, अच्छा, तो वो सीधे दिमाग के एक हिस्से को सिग्नल भेजती है जिसे सुप्राचिज़्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। सुप्रा मतलब ये कोई बायोलॉजिकल स्विच है? हाँ, एक तरह का स्विच ही मान लीजिए। ये सिग्नल सेरोटोनिन नाम के हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देता है। ओह, सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। बिल्कुल। सेरोटोनिन को खुशी और स्थिरता का हार्मोन माना जाता है और यही सेरोटोनिन रात में मेलेटोनिन में बदल जाता है, जो नींद लाने के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली, जो गहरी नींद लाने में मदद करता है। तो मतलब सिर्फ 15 मिनट की धूप असल में हमारे पूरे दिन के मूड और रात की नींद दोनों का एक तरह से रिमोट कंट्रोल है। क्या बात है! ये तो शरीर की एक पूरी केमिस्ट्री लैब है जो अपने आप चल रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब उस ठंडे पानी वाले हार्ड रीसेट बटन पर आते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प है। जब किसी को पैनिक अटैक आ रहा हो या भयंकर एंग्जाइटी हो तो चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारने से मतलब असल में शरीर के अंदर होता क्या है उस वक्त? इसके पीछे ना एक बहुत ही प्राचीन और जैविक प्रक्रिया है जिसे विज्ञान में ममेलियन डाइव रिफ्लेक्स कहा जाता है। ममेलियन डाइव रिफ्लेक्स? हाँ? जब इंसान अत्यधिक घबराहट में होता है, हाँ। तो उसका नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब या तो लड़ो या भागो। बिल्कुल। दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। हाँ। सांसें फूलने लगती हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही चेहरे पर, खास तौर पर आंखों और गालों के आसपास ठंडा पानी लगता है ना, तो हमारे चेहरे की नसों से एक सीधा संदेश वेगस नर्व तक जाता है। और ये वेगस नर्व शरीर को क्या आदेश देती है? ये तुरंत दिल की धड़कन को धीमा करने का आदेश देती है। मतलब तुरंत? हाँ, सेकंड्स में। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। शरीर को लगता है कि वो ठंडे पानी के अंदर गोता लगा रहा है, डाइव कर रहा है। इसलिए ऑक्सीजन बचाने के लिए वो सारे सिस्टम को तुरंत धीमा कर देता है। ओह माय गॉड! तो ये कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक जैविक हार्ट ब्रेक है
जो एंजाइटी के चक्र को बस कुछ ही सेकंड में तोड़ सकता है। मतलब हम अपने ही नर्वस सिस्टम को लिटरली हैक कर रहे हैं। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह इसमें सांस लेने की एक तकनीक का भी जिक्र है, 4-7-8 तकनीक। 4 सेकंड तक सांस लेना, 7 सेकंड तक उसे रोकना और फिर 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना। जी। मुझे लगता है कि ये भी शायद इसी वेगस नर्व और दिल की धड़कन को शांत करने का ही कोई तरीका होगा। हाँ, मकसद वही है, लेकिन इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग काम करता है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई भी इंसान अपनी सांस लेने की तुलना में सांस छोड़ने में ज्यादा समय लगाता है ना, मतलब एक्सेल करने में। हाँ, तो वो अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा होता है। ये हमारे शरीर का अपना रिलैक्सेशन मोड है। ओके। सांस रोकने से खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर थोड़ा सा बढ़ता है, जो हमारी रक्तवाहिकाओं को खोल देता है, और फिर जब हम लंबी सांस छोड़ते हैं तो दिल की धड़कन अपने आप धीमी हो जाती है। कमाल है, ये सब इतना वैज्ञानिक है लेकिन हम अक्सर इसे बस गहरी सांस लो यार कहकर टाल देते हैं। बिल्कुल, हम इसकी साइंस को नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, अब अगर खान पान की बात करें तो इस टूल किट में चाय, कॉफी मतलब कैफीन और चीनी को एंजाइटी का बहुत बड़ा दुश्मन बताया गया है। हाँ। लेकिन अगर आप ऑफिस में देखें तो लोग थकान और तनाव मिटाने के लिए ही भर भर के कॉफी पीते हैं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। मतलब कैफीन असल में कोई असली ऊर्जा नहीं देता हमें। तो फिर वो इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से आती है? वो एक इल्यूजन है। कैफीन असल में दिमाग में एडेनोसाइन नाम के रसायन को ब्लॉक कर देता है, जो रसायन हमें थकान महसूस कराता है। ओह, तो हम थके हुए होते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। और इसके साथ ही कैफीन हमारे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन को बढ़ा देता है। अब आप खुद सोचिए, एंजाइटी में इंसान पहले से ही फाइट या फ्लाइट मोड में है। उसका दिल वैसी तेज धड़क रहा है। हाँ, तो ऐसे में कॉफी पीना तो मतलब जलती हुई आग में सीधा पेट्रोल डालने जैसा हो गया ना। बाप रे। और चीनी का भी यही हाल है क्या? चीनी तो और भी खतरनाक है। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर ले जाती है। शुगर रश जिसको कहते हैं। हाँ, इससे तुरंत एक हाई महसूस होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद शरीर उसे बैलेंस करने के लिए इंसुलिन छोड़ता है और वो ग्लूकोज लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है। और फिर इंसान एकदम ड्रेन्ड महसूस करता है। बिल्कुल। इस शुगर क्रैश को हमारा दिमाग खतरे की घंटी समझ लेता है और फिर से स्ट्रेस हार्मोन छोड़ने लगता है। इसी से भयंकर मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन होता है। तो इसका मतलब है कि हम जो खाते पीते हैं वो सिर्फ हमारे पेट को नहीं बल्कि हमारे विचारों की गति को भी कंट्रोल कर रहा है। 100%। इसी संदर्भ में पानी पीने और ओमेगा 3 जैसे बादाम और अखरोट खाने पर बहुत जोर दिया गया इस सूची में। हाँ, क्योंकि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी दिमाग के ऊतकों को सचमुच सिकोड़ देती है। लिटरली श्रिंक कर देती है। हाँ, जब ऐसा होता है तो दिमाग को सामान्य काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिमागी थकान होती है। और ओमेगा 3 का क्या रोल है इसमें? जहां तक ओमेगा 3 की बात है ना, हमारे दिमाग का लगभग 60% हिस्सा फैट से बना है। दिमाग की जो नसें होती हैं उनके ऊपर एक सुरक्षा परत होती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ओके। ओमेगा 3 इसी परत की मरम्मत करने के लिए कच्चे माल का काम करता है। जब इंसान लंबे समय तक डिप्रेशन में रहता है तो नसों में सूजन आ जाती है। मतलब न्यूरो इन्फ्लेमेशन। एग्जैक्टली। ओमेगा 3 उस सूजन को कम करने का बायोलॉजिकल काम करता है। ये जानकारी तो सच में आंखें खोलने वाली है। शरीर को शांत करने के इस चरण में कुछ और बेहद सरल लेकिन प्रभावी तरीके भी हैं। जैसे लैवेंडर या चंदन की खुशबू का इस्तेमाल। और एक बहुत ही जरूरी चीज, सोने से 1 घंटे पहले फोन से डिजिटल डिटॉक्स। हाँ, स्क्रीन से दूरी बहुत जरूरी है। मैं भी ये महसूस करता हूँ कि रात को फोन देखने से नींद खराब होती है, क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी हमारे दिमाग को ये भ्रम दे देती है कि अभी दिन का समय है। अच्छा, तो वो मेलाटोनिन वाला प्रोसेस रुक जाता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इससे पहले हमने जिस मेलाटोनिन की बात की थी, नीली रोशनी उसके उत्पादन को पूरी तरह से रोक देती है। तो मतलब फोन को दूर रखना कोई डिजिटल संन्यास लेना नहीं है? नहीं, ये बस दिमाग को ये बताने का तरीका है कि भाई अब रात हो गई है, मरम्मत का काम शुरू करने का समय आ गया है। क्या बात है। तो यहाँ तक हमने उस ओवरहीट हुए स्मार्टफोन का तापमान कम कर लिया है। हाँ, हार्डवेयर शांत हो गया है। दिल की धड़कन सामान्य है। अब उन बैकग्राउंड में चल रहे भारी ऐप्स का क्या करें जो दिमाग की सारी ऊर्जा चूस रहे हैं? मेरा मतलब है हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारे आसपास का जो माहौल है।
यही वो पड़ाव है जहां हम शारीरिक शांति से मानसिक स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रक्रिया में हमारे बाहरी माहौल की भूमिका ना बहुत बड़ी होती है। इस संकलन में एक बहुत ही दिलचस्प उपाय दिखा मुझे, कमरे या डेस्क की सफाई करना, मतलब डीक्लटरिंग। हाँ, मुझे ये पॉइंट पढ़कर थोड़ी हैरानी हुई थी शुरुआत में। एक गंदी डेस्क या बिखरे हुए कमरे का किसी के डिप्रेशन से क्या लेना देना हो सकता है? सफाई तो एक शारीरिक काम है। इसके पीछे कॉग्निटिव लोड का विज्ञान काम करता है। कॉग्निटिव लोड, ये क्या होता है? देखिए, जब किसी इंसान के आसपास बहुत सारा सामान बिखरा होता है तो उसकी आंखों को लगातार बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करनी पड़ती है। अच्छा, तो विजुअल ओवरलोड हो जाता है। बिल्कुल। दिमाग को ये अव्यवस्था एक अधूरे काम की तरह लगती है। ये एक निरंतर हल्का हल्का तनाव पैदा करता रहता है। जिससे फिर कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता होगा। एग्जैक्टली। जब कोई अपनी डेस्क साफ करता है तो वो बाहरी दुनिया में एक व्यवस्था बनाता है, एक ऑर्डर लाता है, और हमारा दिमाग इस बाहरी व्यवस्था को देखकर अंदरूनी शांति महसूस करता है। ये तो नियंत्रण वापस पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तरीका है कि बाहर सफाई करो तो अंदर की उलझनें सुलझने लगती हैं। हाँ, ये बहुत असरदार है। मानसिक स्पष्टता के लिए इसमें शुक्रगुजारी या ग्रैटिट्यूड का भी जिक्र है, मतलब रोजाना 3 अच्छी चीजें लिखना। ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, पर क्या ये सच में इतना काम करता है? ये साधारण लगता जरूर है, पर ये हमारे दिमाग के खास हिस्से को रीप्रोग्राम करने का काम करता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। ये RAS करता क्या है? इवोल्यूशन के कारण ना हमारा दिमाग हमेशा खतरे या नकारात्मक चीजों को पहले देखने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि हम जिंदा रह सकें। बिल्कुल। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। जब हम जानबूझकर रोज 3 अच्छी चीजें लिखते हैं तो हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि वो दुनिया में सकारात्मक चीजों को भी ढूंढे। मतलब हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, और लगातार ऐसा करने से डोपामाइन के नए रास्ते बनने लगते हैं दिमाग में। वाह! और जब हम डोपामाइन और न्यूरल पाथवे की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का जिक्र आना तो तय है ना? उसके बिना तो आज के समय में ये चर्चा अधूरी है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सोशल मीडिया की चमक धमक से अपनी असल जिंदगी की तुलना करना तुरंत बंद करें। और इसके पीछे भी एक बहुत गहरा विज्ञान है। मानव इतिहास के ज्यादातर समय में इंसान 100 या 150 लोगों के छोटे कबीलों में रहा है। सही बात है। हमारा दिमाग सिर्फ उसी स्तर की सामाजिक तुलना को प्रोसेस करने के लिए बना है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर कोई इंसान एक ही दिन में हजारों लोगों की परफेक्ट जिंदगी देखता है, वो भी फिल्टर्ड और एडिटेड। बिल्कुल। विकासवादी मनोविज्ञान के अनुसार जब हम लगातार खुद को दूसरों से कमतर पाते हैं तो दिमाग को लगता है कि कबीले में हमारा रुतबा गिर रहा है। और ये हमारी उत्तरजीविता के लिए खतरा है। एग्जैक्टली। दिमाग को लगता है सर्वाइवल खतरे में है, इसलिए ये सीधा डिप्रेशन को जन्म देता है। इसे अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे हैं। बहुत सही एनालॉजी है ये तो हारने वाला खेल ही है। एकदम। और इसी हार से बचने के लिए प्रकृति और जानवरों की मदद लेने की सलाह दी गई है इस सूची में। हाँ, पालतू जानवरों के साथ समय बिताना या घास पर नंगे पैर चलना। घास पर नंगे पैर चलने को ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। इसका क्या असर होता है? कुछ शोध बताते हैं कि धरती के सीधे संपर्क में आने से हमारे शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्ज संतुलित होता है। और किसी जानवर को प्यार करने से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो सीधा स्ट्रेस और घबराहट को काटता है। बिल्कुल। प्रकृति सच में सबसे बड़ी हीलर है। लेकिन इस पूरे हिस्से में मुझे एक सबसे बड़ा विरोधाभास दिखा। वो क्या? जिस पर मैं थोड़ी बहस करना चाहूंगा आपसे। यहाँ एक पॉइंट है जो कहता है कि ना कहना सीखें। हर किसी को खुश करने के चक्कर में खुद पर बोझ न बढ़ाएं। इसमें बहस की क्या गुंजाइश है? ये तो मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। गुंजाइश ये है कि अगर हम अपने समाज या वर्कप्लेस कल्चर को देखें तो हर जगह हाँ कहने वालों की तारीफ होती है। वो तो है। जो इंसान हर काम के लिए उपलब्ध रहता है उसे अच्छा इंसान माना जाता है। तो एक तरफ हमारी सामाजिक प्रोग्रामिंग है जो हमें हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहना सिखाती है, और दूसरी तरफ ये तरीका कह रहा है कि खुद को बचाने के लिए ना कहो। ये तो इंसान को एक अजीब से गिल्ट में डाल देगा ना। आपकी ये चिंता बहुत जायज है। समाज हमेशा उन लोगों को सराहता है जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती, क्योंकि उनका आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, लोग फायदा उठाते हैं। लेकिन जब कोई डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहा होता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा की बैटरी वैसे ही 5% पर होती है। फोन हैंग होने वाला है। एग्जैक्टली।
ऐसे में हर किसी को हाँ कहना अपनी बची खुची ऊर्जा को भी चला देना है। ना कहने का मतलब स्वार्थी होना नहीं है, ये आत्मरक्षा है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। हाँ, देखिए, एक खाली बर्तन से आप किसी की प्यास नहीं बुझा सकते। जब तक इंसान खुद अंदर से ठीक नहीं होगा, वो दूसरों को क्या देगा? ये नजरिया सच में बहुत स्पष्ट है। खुद की रक्षा पहले करनी होगी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ करना और सकारात्मक संगीत सुनना भी इसी आत्मरक्षा का हिस्सा है। सही कहा। तो हमने हार्डवेयर का तापमान कम कर लिया, हाँ, सॉफ्टवेयर के उन सारे फालतू ऐप्स को बंद कर दिया जो बैटरी चूस रहे थे। लेकिन अब सवाल यह है कि इस फोन की बैटरी को भविष्य के लिए मजबूत कैसे बनाया जाए। यहाँ से बात आती है लंबी अवधि की आदतों की। वो आदतें जो दिमाग को स्थायी रूप से रिजिलिएंट या लचीला बनाती हैं, ताकि जब अगली बार कोई तूफान आए तो सिस्टम क्रैश ना हो। बिल्कुल। इसमें सबसे प्रमुख चीज 7 से 8 घंटे की नींद बताई गई है। मैं हमेशा नींद को ना एक रात की रिपेयरिंग मशीन की तरह देखता हूँ। वो है ही। पूरे दिन विचार करते हुए, तनाव झेलते हुए हमारे दिमाग में कई तरह के टॉक्सिन्स बन जाते हैं। और विज्ञान भी इसे बिल्कुल इसी तरह देखता है। हमारे दिमाग में एक ग्लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम? हाँ, जो केवल गहरी नींद के दौरान ही पूरी तरह से सक्रिय होता है। ये सिस्टम दिमाग की कोशिकाओं के बीच जमा हुए सारे कचरे और हानिकारक प्रोटीन्स को धोकर बाहर निकालता है। मतलब ये लिटरली दिमाग को वॉश करता है? बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति लगातार कम सोता है तो ये कचरा दिमाग में जमा होने लगता है, जो सीधा दिमागी धुंध या ब्रेन फॉग, चिड़चिड़ापन और अंततः डिप्रेशन का कारण बनता है। तो नींद कोई लग्जरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये दिमाग का कचरा निकालने वाला मैकेनिज्म है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब दिमाग साफ होता है तो दिन की शुरुआत करना आसान होता है। लेकिन यहाँ एक और तरीका सुझाया गया है जिसने मुझे काफी सोचने पर मजबूर किया। कौन सा? दिन का सिर्फ एक छोटा लक्ष्य पूरा करना। कि अरे उठो, कुछ बड़ा करो, अपनी जिंदगी बदलो। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक छोटे से लक्ष्य की हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कुछ बड़ा करो वाली सलाह ना पूरी तरह से अव्यावहारिक है उस समय। अच्छा। हाँ, जब डिप्रेशन हावी होता है तो दिमाग में प्रेरणा देने वाले रसायन मतलब डोपामाइन का स्तर बहुत नीचे गिर चुका होता है। मोटिवेशन होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। ऐसे में पूरे घर की सफाई करना या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। इंसान सोचकर ही हार मान लेता है। तो फिर ये छोटा लक्ष्य कैसे काम करता है? अगर लक्ष्य सिर्फ इतना हो कि आज मैं सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करूंगा या सिर्फ एक ग्लास पानी पीकर आऊंगा, तो वो काम दिमाग को संभव लगता है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। और जैसे ही वो छोटा सा काम पूरा होता है, दिमाग को लगता है कि उसने एक जीत हासिल कर ली है। ये जीत थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज करती है। ओह, तो डोपामाइन का एक छोटा सा हिट मिलता है। अगले काम को करने की ऊर्जा देता है। एक एक ईंट रखकर ही दीवार बनती है ना। मतलब छोटे छोटे कदमों से ही वापसी होती है। ये बहुत खूबसूरत बात है। बिल्कुल। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए शारीरिक पोस्चर को सीधा रखने की बात भी कही गई है। क्या सिर्फ तनकर खड़े होने से हमारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ सकता है? हाँ, इसे मनोविज्ञान में एम्बॉडीड कॉग्निशन कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? हमारा दिमाग लगातार हमारे शरीर की स्थिति से संकेत लेता रहता है। अगर आपके कंधे झुके हुए हैं और सीना सिकड़ा हुआ है, तो दिमाग को लगेगा कि हम उदास हैं। हाँ, दिमाग समझता है कि हम हारे हुए हैं या सुरक्षित नहीं है। लेकिन जब कोई जानबूझकर कंधे सीधे करके तन कर खड़ा होता है, तो ये शरीर के अंदर कोर्टिसोल को कम करता है, स्ट्रेस कम होता है, और टेस्टोस्टेरोन यानी आत्मविश्वास का हार्मोन उसे बढ़ाता है। शरीर की भाषा बदलकर दिमाग की भाषा बदली जा सकती है। ये तो बिना किसी दवा के शरीर को हैक करने जैसा है यार। बिल्कुल है। इसके अलावा 5-10 मिनट का मेडिटेशन, पुरानी हॉबी को फिर से शुरू करना और आईने के सामने खुद को सकारात्मक बातें बोलना, ये सब भी इसी लचीलेपन को बढ़ाने के तरीके हैं। हाँ, ये सब धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करते हैं। लेकिन इन 30 तरीकों की सूची के जो एकदम आखिरी के 2 बिंदु हैं ना, मुझे लगता है कि वे पूरी लड़ाई का सार हैं। मैं समझ रही हूँ आप किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। पहला, ये स्वीकार करना कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। और दूसरा, डॉक्टर या थेरेपिस्ट से प्रोफेशनल मदद लेने में शर्म महसूस ना करना। मैं मानती हूँ कि किसी भी मानसिक लड़ाई में ये सबसे परिपक्व और निर्णायक कदम होते हैं। इंसान की आधी ऊर्जा तो बस इस बात से लड़ने में बर्बाद हो जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। और इस इनकार के कारण एक सेकेंडरी सफरिंग या दोहरा दुख पैदा हो जाता है। स्वीकार्यता का मतलब हार मानना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये मानना कि हाँ,
अभी तूफान आया हुआ है और ये कठिन है। मौसम की तरह भावनाएं भी बदलती हैं। और जहाँ तक थेरेपिस्ट की बात है, आप ही बताइए, अगर किसी की हड्डी टूट जाए या दांत में दर्द हो तो क्या वो डॉक्टर के पास जाने में शर्म करता है? बिल्कुल नहीं, तुरंत भागता है। तो फिर दिमाग, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बीमार होने पर शर्म क्यों? ये तो बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारे समाज में। जो कि टूटना चाहिए। एक थेरेपिस्ट कोई जादूगर नहीं होता, वो असल में एक मैकेनिक होता है। वो उन टूल्स और तरीकों को पहचानने में मदद करता है जिन्हें हम अपनी ही उलझन में देख नहीं पाते। ये एक बहुत ही तार्किक बात कही आपने। तो आखिरकार इन 30 तरीकों के इस पूरे संकलन का सार क्या है? ये कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है जो बस घुमाई और एक दिन में सब कुछ ठीक कर देगी। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। बल्कि ये बताता है कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी से जूझना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। ये एक भयंकर लड़ाई है, और जो भी इंसान हर सुबह बिस्तर से उठकर इस लड़ाई को लड़ रहा है ना, वो एक योद्धा है। बिल्कुल सही कहा। और किसी भी योद्धा को एक दिन में सारे हथियार एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, एक-एक करके। इस टूल किट की सबसे बड़ी ताकत ही इसकी सरलता है। अगर कोई आज सिर्फ एक गिलास पानी ज्यादा पी लेता है, यहाँ सिर्फ 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा हो जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी जीत है। शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से ही होती है। आज की इस तेज रफ्तार, लगातार नोटिफिकेशंस और तनाव से भरी दुनिया में ये जानकारी सच में सुनने वालों के लिए एक मानसिक कवच की तरह है। बिल्कुल। हमने ये समझा कि कैसे ठंडे पानी से हमारे हार्डवेयर का तापमान कम होता है, कैसे विचारों की सफाई से सॉफ्टवेयर रीसेट होता है, और कैसे छोटी-छोटी आदतें भविष्य के लिए एक मजबूत बैटरी का निर्माण करती हैं। ये एक पूरा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है। हम इंसान मशीनों की तरह काम करने के लिए नहीं बने हैं। हमें रोकना, सांस लेना और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सीखना ही होगा। और इसी बात से ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है मेरे मन में। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सभी से एक बात विचार करें। अगर सुबह की धूप में बैठना, प्रकृति के करीब रहना, नंगे पैर घास पर चलना, 8 घंटे की पूरी नींद लेना और इन चमकती हुई स्क्रीन से दूर रहना हमारे दिमाग के लिए इतने जरूरी और प्राकृतिक इलाज हैं, जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ये जो आधुनिक जीवन शैली है, वो पूरी तरह से हमारे जैविक डिजाइन के खिलाफ काम कर रही है? ये सोचने वाली बात है। क्या डिप्रेशन सच में किसी इंसान के दिमाग की कोई निजी कमजोरी है, या फिर ये इस कॉन्क्रीट स्क्रीन्स और बेतहाशा रफ्तार से भरी इस अप्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारे शरीर की बस एक बिल्कुल स्वाभाविक और लाचार प्रतिक्रिया है? सोचने वाली बात है। आज की हमारी ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। अपना ख्याल रखें।